तेजस्वी जी, बिहार में खेला हो रहा है, आपकी सरकार लुढ़क रही है, क्या कहेंगे? सरकार मजबूती के साथ आगे चल रही है तो इस तरह के सवाल आप लोग क्यों पूछते हैं? क्यों सवाल भी ना पूछें? आप लोगों को कहां से कल्पना आता है? तो इसलिए ऐसी कल्पना होनी ही नहीं चाहिए और कोई भी इस बात को जो है विश्वास नहीं करता। अरे विश्वास क्यों ना करें, महाराष्ट्र में इतना कुछ हो गया, बिहार में नहीं होगा क्या? बताइए तो। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे, महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। इन्हें उन्हें जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को। बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए जो लोग खेला करना चाहते हैं। बाप रे, इतना गुस्सा, इतना अहंकार। अब तो आपको भी लग रहा होगा कि आपका अहंकार तो चूर चूर हो गया। क्यों? बहुत लोगों का अहंकार जो है चूर हुआ है और ये तो नियम है, ये जो है ऊपर वालों का ये नियम है कि भाई जो आएगा वो जाएगा। और देखिए दोस्तों, तेजस्वी यादव जो दूसरों को ठंडा देने की धमकी दे रहे थे और बाद में तो समझ में आया वो खुद ठंडा गए और उनके पिता लालू गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई फोन मत बंद करना, सबको कहा फोन मत बंद करना, पटना में ही रहना। और कल तो 5-5 बार फोन लगाया नीतीश कुमार को, वो तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। लेकिन असली कहानी ये नहीं है दोस्तों, असली कहानी तो नीतीश कुमार से जुड़ी है और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी लाना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन दोबारा साथ नहीं जाएंगे। भूल गए होंगे बहुत सारे लोग, आज वो बयान याद दिलाना है जब भाजपा के साथ जाने का फैसला किया है। सुन लीजिए। सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। जरूर याद रखिए इस बयान को। और आपको तो ये भी पता होगा कि अमित शाह जी ने भी कहा था कि अब उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। ये बयान भी आज याद दिलाना जरूरी है, सुन लीजिए। मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि दोनों पलट क्यों गए? नीतीश कुमार भी पलट गए, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी दरवाजा खोल दिया। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी वजह है, एक ऐसी वजह दोस्तों जो बिहार की सियासी गणित में दिख रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, किसी ने दिखाया भी नहीं कि आखिर वो कौन सी वजह है कि अमित शाह को दरवाजा खोलना पड़ा। नीतीश कुमार तो पलटू राम है, अब तो ये 5वीं बार पलटेंगे, 9वीं बार शपथ लेंगे, लेकिन गृह मंत्री ने क्यों दरवाजा खोला? गहरा राज है, इस राज से पर्दा हटाना जरूरी है और मैं आपके सामने बताऊंगा। यकीन मानिए किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, किसी ने सोशल मीडिया में भी नहीं दिखाया और बहुत सारे लोग इस सिस्टम से गुस्सा हैं, उसका जवाब दूंगा और इसीलिए इस वीडियो में इंतजार कीजिए। मगर उससे पहले एक मजेदार चीज दिखाता हूं। आपको ध्यान है कि नहीं कि जब पहले फोन करते थे, अभी भी कभी कभी होता है, लेकिन पहले अक्सर होता था कि किसी को फोन कीजिए तो एक जवाब आता था कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। याद है ना? अब देखिए इस रिपोर्ट को, नीतीश कुमार की लाइन व्यस्त हो गई है। खड़गे ने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की है, जयराम रमेश बता रहे हैं, लेकिन उस रूट की लाइन व्यस्त हो गई है। अब आपको मैं एक पप्पूगिरी दिखाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। बिहार में कांग्रेस के विधायकों के फोन बंद हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, मगर ये जनाब मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने विधायकों को फोन नहीं लगा रहे हैं, नीतीश कुमार को फोन मिला रहे हैं और बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की लाइन व्यस्त है। भैया आपके विधायकों की भी लाइन व्यस्त है, लेकिन एक बात दोस्तों आपके मन में जरूर उठ रहा होगा और गुस्सा भी हो रहा होगा। जो लोग बिहार से जुड़े या बिहार की राजनीति को बड़े करीब से देख रहे हैं, मैंने देखा कि जो इधर का भी इकोसिस्टम है, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है या पीएम मोदी का समर्थक है, वो भी गुस्सा है कि क्यों नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं।
ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? अच्छा, दो बातें हैं कि एक तो गुस्सा है, क्यों गुस्सा है, और दूसरा अगर मोदी जी ने ये फैसला किया तो क्यों लिया। तो फैसला क्यों लिया ये मैं तो आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन गुस्सा क्यों है और ये गुस्सा क्यों जायज है वो समझना जरूरी है। तो आपको मैं एक एक करके कुछ बयान के जरिए सुनाता हूं। नीतीश कुमार का बयान आपने अब भूले नहीं होंगे, जो बोलते थे जीवन भर साथ नहीं जाएंगे। सुन लीजिए। हम तो अलग हो गए और आप जान लीजिए जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। और जानते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार सीधे पीएम पर निशाना साधते थे। ये भी सुनिए। 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो हमारा सवाल। नीतीश कुमार कई बार खुलकर कह चुके हैं कि 2024 में मोदी नहीं आ पाएंगे। सुन लीजिए। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले। नीतीश कुमार ये भी लगातार कहते रहे कि 2024 में भाजपा साफ हो जाएगी। सुन लीजिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चूंकि हो रहा है, परेशान है लोग, अपना रहे परेशान, हम लोग बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है। नीतीश कुमार आज दोस्तों 5वीं बार भले ही पलट गए हों, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा ये इल्जाम लगाते रहे कि मोदी सरकार इतिहास बदल देती है, बदलना चाहती है। सुन लीजिए। देश के इतिहास को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है, आई बदलना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम अलग हो गए। देख रहे हैं ना, यानी ये सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का अमित शाह का ईगो सामने नहीं आता है? क्या उनको नहीं लगता कि ये आदमी जो मुझे लगातार गालियां दे रहा है, फिर उसके साथ फिर उसी को मुख्यमंत्री, ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अब तेजस्वी यादव के भी कुछ बयान सुनाना जरूरी है, क्योंकि नीतीश के समर्थन से ही तेजस्वी यादव सीधे मोदी सरकार को चुनौती दे रहे थे। सुन लीजिए। लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। और बयान सुनिए। महागठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव नए नए दावे करते थे, वो भी नीतीश कुमार को लेकर। सुन लीजिए। फिर से महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और इतना बड़ा कदम और फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया एनडीए छोड़ने का, और क्या मजबूरी थी, क्या तकलीफ था। नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर तेजस्वी यादव भाजपा को हराने का संकल्प लेते थे। सुन लीजिए। हम लोग मिलकर के भाजपा को भगाएंगे, यही हमारा कमिटमेंट। और तेजस्वी यादव दोस्तों आप भूले नहीं होंगे, सत्ता में बैठकर ऐसे मतलब मचल रहे थे, ऐसे उछलते थे, क्रिकेट की भाषा में ही जवाब देते थे मोदी शाह की जोड़ी को। सुन लीजिए। एक बार कोई आउट होता तब ना दूसरा इनिंग खेलता, लेकिन एक बात समझ जाइए अच्छे से कि हम लोग क्रिकेटर हैं, और ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। और कोई जंगल राज का सवाल उठा देना, बिहार में तो कई घटनाएं भी मैंने दिखाया आपको, भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, सीधे धमकाते थे तेजस्वी यादव। सुन लीजिए। जंगल राज में आप खड़े होकर के जंगल राज चिल्लाओगे और आपका कोई मुंह नहीं तोड़ेगा, तो वो जंगल राज थोड़ी ना है। जंगल राज तो केंद्र में है। हर समय भाजपा को खदेड़ने की हुंकार भर रहे थे। एक और बयान। हम लोग महागठबंधन के लोग मजबूती के साथ एक साथ, हम लोग सब लोग निर्णय जो लेते हैं एक साथ लेते हैं, और हम लोगों ने तो भाजपा को यहाँ से सबक सिखाया, भाजपा को खदेड़ा है। अब महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, कि जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के कंधे पर रखकर गोली चला रहे थे, या खुद नीतीश कुमार पीएम मोदी और शाह के खिलाफ निशाना साधते थे, अनाप शनाप बयान देते थे, आखिर उसी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजी क्यों हो गई? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और वही मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब सोचना पड़ेगा। लोगों के जहन में यही सवाल है, और इसीलिए एकदम गुस्सा व्याप्त हो चुका है। तो इस गुस्से की वजह क्या है, आपको कुछ पहले बयान सुनाता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और इसका जवाब आपको कुछ बयानों में दिखाता हूं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था ना, रामलला का, बहुत सारे बयान नहीं, लेकिन लेटेस्ट आपको सुनाता हूं कि कैसे मंदिर के खिलाफ नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जो आरजेडी के विधायक हैं, वो कैसे माहौल बनाते थे, आपको सुनाना चाहता हूं, आप सुन लीजिए। ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहां जाओगे? मेरी अस्पताल।
आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे। देख रहे हैं ना। और इस शिक्षा मंत्री के बारे में तो आपको पता है, और यही काम तेजस्वी यादव भी कर रहे थे। ये भी सुनिए। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? और आरजेडी के लगातार विधायक दोस्तों, मतलब भ्रम पैदा करना, गलतफहमी खड़ा करना, जातियों के बीच मतभेद पैदा करना। एक ने तो राम मंदिर को अंधविश्वास बता दिया, सुन लीजिए। अंधविश्वास, वहाँ मंदिर की जगह विद्यालय बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए, उससे देश का विकास होगा, न कि मंदिर से विकास होगा। अरे 76 में सुप्रीम कोर्ट जब कह दिया कि ये मतलब काल्पनिक है। और ऐसे बयानों को खुलेआम तेजस्वी यादव अपना समर्थन दे रहे थे, सुन लीजिए। मंदिर आता है, राम जी आगे हो जाते हैं, और फिर चुनाव खत्म हो जाता है, राम जी को पूछ बंद हो जाता है कि राम जी कहीं भी जाएं। कोई जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। और आपको दिखा चुका हूं दोस्तों कि सबके पीछे मकसद क्या था। इसका मकसद एक ही था, और सिर्फ जातियों का भेद पैदा करना। इसीलिए कास्ट सेंसस किया गया, वहां पे सर्वे किया गया। और आपको एक एक रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट भी दिखा देता हूं मैं। वैसे इस पर बड़ा वीडियो भी पहले बना चुका हूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने चंद्रशेखर पोटेशियम साइनाइड से रामचरितमानस की तुलना की। सनातन संस्कृति को लगातार चोट पहुंचाने की कोशिश। कभी यह कहा जाता कि रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया। यह आरजेडी विधायक, यहां तक कि हिंदू त्योहारों की जो छुट्टियां हैं वो भी खत्म करने की बात सामने आई। और मैंने आपको यह भी दिखाया कि कैसे नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं, इफ्तार की दावत लेते हैं, और पीछे लाल किले का पोस्टर होता है संकेतों में कि हमें इन्हीं की वोट मिलने हैं, इन्हीं से हमको प्रधानमंत्री बनना है, और सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने की कोशिश। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए थोड़ा सा और आपको एक कदम आगे लेकर चलता हूं। आपको एकदम पैरेलल तस्वीरें खड़ी नजर आएंगी। आप ये देख लीजिए इस कहानी को दोस्तों। किसानों के आगे झुकी सरकार, 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान। याद है ना, 3 कृषि कानून। इस देश की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई, और मुट्ठी भर किसान विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार झुक गई। कोई नहीं झुकता। क्या कांग्रेस झुक जाती बहुमत में होने के बाद? बोलते अरे ठीक है यार, पंजाब में कितने सांसद हैं, छोड़ो, नहीं चाहिए मुझे। यही होता ना। आप तो कई बार देख चुके हैं। और सिर्फ झुकी नहीं मोदी सरकार, बल्कि माफी मांग ली कि चलो भाई, मैं सबको कन्विंस नहीं कर पाया, मैं माफी मांगता हूं, मैं तीनों कानून वापस लेता हूं। ले लिया वापस। जबकि पता चला, अब आज के समय पता चल रहा है कि उन 3 कृषि कानूनों से इस देश को कितना लाभ होने वाला था। लेकिन क्यों वापस लिया? क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने एक कदम पीछे खींच लिया? सिर्फ इसलिए दोस्तों कि इस देश की सुरक्षा को खतरा पैदा किया जा रहा था। सिखों को अलगाववाद में धकेलने की साजिश रची जा रही थी, खालिस्तानियों को हवा दी जा रही थी। मोदी जी समझ गए कि ये तो कानून है, लेकिन इस कानून की आड़ में इस देश के एक हिस्से को भड़काया जा रहा है। उसको रोकना जरूरी है, क्योंकि पता है ना कि ये देश की एकता के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रहे हैं। तो इन्होंने जरा सा भी देर नहीं लगाई। इनका ईगो कहीं आड़े नहीं आया, इनका स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंची। इनको पता है कि अगर देश के लिए खुद को भी झुकाना पड़े तो झुकेंगे, कोई ईगो नहीं। और यही काम इन्होंने बिहार में किया है, जहां सनातन संस्कृति को इस राज्य की सरकार खुलेआम चोट पहुंचा रही थी। नीतीश कुमार का ये नेचर नहीं है दोस्तों। नीतीश कुमार अपने सियासी उम्र के आखिरी पड़ाव में है। वो खुद कह चुके हैं आखिरी चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या अस्तित्व आप समझिए। कुछ भी हो, नीतीश कुमार पर परिवारवाद का दाग नहीं है। नीतीश कुमार
पर भ्रष्टाचार के भी ऐसे इल्जाम नहीं है। तो नीतीश कुमार भी नहीं चाहते कि उनकी सियासी उम्र बदनामी में खत्म हो, और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते हैं कि एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं, और इसीलिए अमित शाह ने जो वादा किया उसको भी दरकिनार करने से, ताला जो बंद कर दिया था उसको खोलने से उन्होंने परहेज नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। जो सनातन संस्कृति की गहरी समझ रखते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को समझते हैं, उनको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी भी अपने ईगो को देश हित से ऊपर नहीं रखते हैं। जहां देश हित लगता है वहां इनको गाली देने वाले शख्स को भी वो खुलेआम खुले दिल से अपना लेते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो उम्मीद है दोस्तों, बिहार की कहानी को मैंने एक नए एंगल से, नए नजरिए से आपके सामने पेश करने का प्रयास किया। आपको अच्छा लगा होगा। आप जरूर अपना कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। कमेंट कीजिए। ये तो जय श्री राम से ही जुड़ी हुई कहानी है, प्राण प्रतिष्ठा से, तो जय श्री राम भी लिखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इस बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। जय सिया राम।